नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी एक ऐसी शादी की जो समाज की दिशा बदलने वाली है। बेटी का ब्याह मां बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। पैदा होने के साथ ही मां बाप बिटिया के दान दहेज के लिए जतन करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि एक सामाजिक ऐसी कुरीति बन चुकी है, ऐसी मान्यता बन चुकी है कि बेटियां मां बाप के लिए बोझ होती हैं। जब तक बेटी का कन्यादान नहीं हो जाता तब तक माता पिता कर्ज से मुक्त नहीं होते। लेकिन समाज की इसी वर्जना को तोड़ने के लिए लंबे समय से जतन भी हो रहे हैं और बदलाव भी अब दिखाई देने लगा है। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस तस्वीर ने न सिर्फ एक सकारात्मक संदेश दिया बल्कि बदलते हुए समाज की वानगी भी दिखाई। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने अपने बेटे का विवाह एक सामूहिक विवाह समारोह में करवाकर अनूठी मिसाल पेश कर दी है। सीएम साहब के बेटे की शादी कैसे बनी मिसाल, ये समझने की जरूरत है। सीएम मोहन यादव ने एक अलग ही मिसाल पेश की। बेटे की शादी बनी सुर्खियां, सामूहिक विवाह समारोह में रचाई गई शादी। गाड़ियों का काफिला नहीं, बैलगाड़ी से पहुंचे दूल्हा और दुल्हन। समाज को संदेश दिया, दिखावा नहीं, संस्कार ही असली शान है। दरअसल आज जब शादियां भव्यता, दिखावे और खर्च की प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन चुकी हैं, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाज के सामने एक अनोखी और प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह उज्जैन के पवित्र सिप्रा तट पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कराया। इस आयोजन में कुल 22 जोड़ों ने एक ही मंडप में वैदिक रीति से एक साथ फेरे लिए। ना वीआईपी मंच और ना ही कोई बड़ा शानो शौकत, सिर्फ सादगी और संस्कार। अभिमन्यु इशिता की सादगी से हुई शादी। रिंग सेरेमनी में भी दोनों बैलगाड़ी से पहुंचे थे और एक मैसेज देने की कोशिश की थी। इस विवाह सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पूरा आयोजन पूरी तरह से सादगी के साथ संपन्न हुआ। ना कोई भव्य स्टेज, ना चमकदार सजावट, ना ही कोई तामझाम या विशेष इंतजाम। इसके बावजूद यह आयोजन अपने आप में विशेष था, क्योंकि इसमें उपस्थित होने वाले वो तमाम बड़े चेहरे थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, वो तमाम बड़े बड़े माननीयों का जमघट था। इतना नहीं, संत समाज के तमाम बड़े बड़े दिग्गज भी वहां पर मौजूद थे। अनोखी शादी में दिग्गजों का मेला लगा। मध्य प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, योग गुरु बाबा रामदेव, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम इस समारोह में शामिल हुए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और हरिपुरी जी शामिल हुए। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक के बढ़कर एक दिग्गज इसमें शामिल हुए। सबसे बड़ी बात यह रही कि योग गुरु बाबा रामदेव ने वैदिक रीति से विवाह संस्कार कराया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और जूना अखाड़े के स्वामी हरिगिरी ने सभी जोड़ों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस दौरान संतों ने क्या कुछ कहा, जरा आपको वो भी सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, हमारा मान है सभी को ये कार्य करना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे, अभी देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेकार भी हुआ है, ड्राइवर का बेकार नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। बस सबसे बड़ी बात है देखने को मिली। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता यादव पटेल के इस समारोह को ऐतिहासिक इस रूप में बना दिया कि आज वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पर और शादियों में करोड़ों अरबों की बर्बादी तो हो रही है, उसमें सादगी का, समरसता का, राष्ट्रीय एकता का और जो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते हैं कि यहाँ भेदभाव है, ऊंच नीच है,
उन सारे मिथकों को तोड़ दिया है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक पूर्वजों की, एक धरती माता की, एक भगवान की संतानें हैं। इस नाते हम सब समान हैं और उस समानता और समरसता को यहाँ सामूहिक आपने कायम किया। और मुझे लगता है सारे नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए, जो करोड़ोंपति धन्ना सेठ हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा मोहन यादव ने स्थापित किया। हर जिले तहसील में ऐसे सामूहिक विवाह हो और हर विधायक, हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करे, जिससे कि समाज में एक नई समरसता कायम हो और जो गरीब, बेबस, लाचार, दलित, शोषित, वंचित जिनको कहते हैं, उनको भी गौरव मिले कि हम भी विधायक जी के साथ। ये सामूहिक विवाह समारोह अपने आप में इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग वाकया भी सामने आया। जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संबोधित कर रहे थे, तभी बाबा रामदेव ने माइक हाथ में लिया और बोले, आपका विवाह भी सामूहिक सम्मेलन में ही कराएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है, इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है, वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में। तो दिग्गजों के और संतों के जमावड़े के बीच ये भव्य और अनोखी शादी समारोह का आयोजन हुआ। आपको मध्य प्रदेश में हुई सादगी भरी शादी के मायने खास क्यों हैं, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शादी अपने आप में एक मैसेज देने वाली थी, लेकिन समाज में ये अपने तरीके की एक नई और अनूठी पहल क्यों थी, उसको भी समझने की जरूरत है। और वो आपको दो तस्वीरों के जरिए समझ में आएंगी। आपको ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में उस मायने को समझाने के लिए काफी हैं। दरअसल ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये दो तस्वीरों में एक तस्वीर तो वो है जिसमें मुख्यमंत्री का बेटा उस सादगी भरी और सामूहिक विवाह समारोह में शादी कर रहा है, और दूसरी तस्वीर है ग्रैंड और मोस्ट एक्सपेंसिव शादी की जो उदयपुर में हुई थी। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की ये जो शादी हुई थी, मैं एक बार फिर कहूंगा वो तस्वीरें जरा दिखाइए, एक बार फिर से 2 बिन दिखाइए आप। ये तस्वीरें, ये जो नेत्रा की शादी थी, ये यूनिकॉर्न सुपर ऑर्डर के सीईओ वामसी गुड्डीराजू से हुई। ये वेडिंग किसी ग्लोबल इवेंट से कम नहीं थी। इस शादी में 1200 मेहमान शामिल हुए। 21 नवंबर को इस शादी की रस्मों कार्यक्रमों की शुरुआत भव्य तरीके से हुई। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो इस शादी में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। हल्दी की रस्म ताज लेक पैलेस में हुई थी, तो बॉलीवुड स्टार्स और देश विदेश के सिंगर्स, आर्टिस्ट ने सिटी पैलेस के जनाना महल में अपना शानदार परफॉर्मेंस देकर इस शाम को और भी ज्यादा खुशनुमा बना दिया। वेडिंग सेरेमनी में 40 टन से अधिक फूल उड़ाए गए। दुल्हन के लहंगे मशहूर फैशन डिजाइनर सबेसाची और तड़ु तिहिलियानी ने मिलकर डिजाइन किया था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। तो ये जो दो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि दरअसल शादी जो संस्कार थी वो किस तरीके से आज एक वेडिंग प्लानिंग में बदल गई है, एक वेडिंग इवेंट में बदल गई है। ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखानी जरूरी थी कि जिससे आप समझ सकें कि भारत में आज शादी कैसे एक महंगे वेडिंग इवेंट में तब्दील होकर रह गई है। भारत में विवाह सिर्फ एक पारिवारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि सामाजिक,
सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। शादी भारतीय समाज में हमेशा से पवित्र संस्कार मानी जाती रही है, लेकिन समय के साथ यही संस्कार अब एक बड़ी कारोबार या फिर इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो चुका है। इतना बड़ा कि इसमें वेडिंग इकोनॉमी कहा जाने लगा। पहले भारतीय शादी घर के आंगन, मंदिर या छोटी बारातियों के साथ संपन्न हो जाती थी। गांव के लोग सामूहिक सहभागिता के साथ किसी की बेटी के हाथ पीले करवा देते थे। कोई घर से खटिया लाता था, कोई अनाज लाता था, तो कोई जो है आकर के हाथ बटा देता था और शादियां हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। बदलते समय के साथ शादी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक बढ़ोतरी, शहरीकरण और ग्लैमर संस्कृति से पूरी तरह अंडर शैडो होती गई और उसके बाद देखते ही देखते भारतीय शादी की परिभाषा बदल गई। कैसे शादी स्टेटस सिंबल में तब्दील हो गई, ये अपने आप में बेहद खास है। बॉलीवुड की भव्य शादियों ने सामान्य लोगों को भी वो सपना दिखाया। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से लगातार, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, बैंकों से मिला हुआ कर्ज हो, ईएमआई के जरिए मिलने वाला दान दहेज, तो कर्ज लेने की क्षमता बढ़ी। इसी के साथ पनपा डेस्टिनेशन वेडिंग, थीम वेडिंग, प्री वेडिंग शूट की शुरुआत हुई और सामने आए वेडिंग प्लानर, इवेंट कंपनियों का उदय हुआ। इस तरीके से देखते देखते शादी जो एक सिर्फ संस्कार थी, एक समारोह था, वो समारोह एक उद्योग में बदल गया, स्टेटस सिंबल बन गया और उसी के साथ एक कारोबार पनपने लगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये जो शादी वाला संस्कार आज एक कॉरपोरेट वेडिंग में तब्दील हो गया है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर कितनी बड़ी है ये वेडिंग इंडस्ट्री। आपको इसको समझना होगा कि जो पहले ट्रेडिशनल शादी हुआ करती थी, आज कैसे वो शादी अपने आप में एक वेडिंग कॉरपोरेट इंडस्ट्री के रुख अख्तियार कर लिया। उसमें लोग किस किस तरीके से खर्च करते हैं, किस किस तरीके से जो है अब वो इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है। भारत में अगर वेडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में शादी का बाजार बहुत बड़ा है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा वेडिंग मार्केट है इंडिया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वेडिंग मार्केट। 2024-25 में भारत की वेडिंग इंडस्ट्री 3,75,000 करोड़ से 4,25,000 करोड़ रुपए के सालाना के टर्नओवर से चल रही थी। यानी लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर का कारोबार हर साल केवल भारत की वेडिंग इंडस्ट्री करती है। हर साल लगभग 1 से 1.25 करोड़ विवाह भारत में होते हैं और एक औसत भारतीय शादी पर अगर खर्च की बात करें तो जो गरीब से गरीब भी शख्स है ना, वो भी 2 लाख, कम से कम 2 लाख से 25 लाख, एक औसतन भारतीय 2 लाख से 25 लाख रुपया खर्च करता है अपनी शादी में। अगर बड़े परिवारों की बात करें तो 50 लाख से 5 करोड़ तक खर्च करता है। और अगर हाई प्रोफाइल और डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें तो 20 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक अब आपको वेडिंग में जो जिस तरह से डेस्टिनेशन वेडिंग है इस पर खर्च किए जाते हैं। सोच के देखिए, 200 करोड़ में एक शादी, यानी उस 200 करोड़ में तकरीबन 2 लाख शादियां हो सकती हैं, लेकिन एक शादी में 200 करोड़ खर्च किए जाते हैं। अब जरा आपको उस वेडिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी समझा देते हैं, कैसे ये बड़ी इंडस्ट्री बन गई और कैसे कितने कितने फैक्टर्स हैं इसके साथ, कितने सेक्टर में बटी हुई है इंडस्ट्री, इसको समझिए। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरा जो है वेडिंग इंडस्ट्री। 25 से अधिक सेक्टर समूहों में बटी है वेडिंग इंडस्ट्री। इसमें कपड़ा और फैशन का योगदान 20% है। आप लहंगे खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, एथनिक आप कपड़े खरीदते हैं, डिजाइनर आउटफिट्स लेते हैं, इन सब का एक बड़ा कारोबार है। 30% ज्वेलरी का कारोबार है, क्योंकि जब वेडिंग होती है तो ज्वेलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड और डायमंड से लेकर के प्लेटिनम ज्वेलरी से लेकर के अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक का कारोबार बहुत बड़ा है। सोना, हीरा, सिल्वर, टेम्पल ज्वेलरी, ये अपने आप में बड़ा। उसके बाद होटल है, रिजॉर्ट्स हैं, डेस्टिनेशन स्पॉट्स हैं, 10% का योगदान करते हैं। कैटरिंग और फूड सर्विस में 15%। विशेष रूप से जो भारतीय शादियों का सबसे महंगा हिस्सा
डेकोरेशन और अगर खाने में खर्च होता है। आप अलग अलग तरीके के लजीज व्यंजन, आप जब शादियों में आते हैं तो साउथ इंडिया के व्यंजन अलग हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग हैं, पंजाबी फूड्स अलग हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पहचान के व्यंजन को परोसा जाना, ये जो है भारतीय शादियों का शगल बन गया है। डेकोरेशन और थीम पर 10% बजट खर्च होता है। फोटोग्राफी और प्री वेडिंग शूट पर 5%। अब तो प्री वेडिंग का मतलब शादी से पहले भी शादी हो जाती है। पहले तो शादी के बाद, शादी के दौरान फोटोग्राफी होती थी, तब तो प्री वेडिंग होती है। दूल्हा और दुल्हन शादी से पहले ही अलग अलग ड्रेसेस के साथ अलग अलग डेस्टिनेशन में जाते हैं। वहां पर बाकायदा पूरा प्लान्ड वे में शूट होता है, बाकायदा से फिल्में शूट होती है, उस तरह प्री वेडिंग शूट होता है। बड़ा कारोबार बढ़ रहा है। उसके बाद वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट। तो वेडिंग प्लानर, आप शादी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे दूल्हा आएगा, कैसे दुल्हन की एंट्री होगी, कैसे परिवार वाले वेलकम करेंगे, किस तरीके से डेकोरेशन होगा, ओवरऑल पूरी आपकी शादी को प्लान करने वाले वेडिंग प्लानर होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होते हैं। यानी शादी जो अभी एक संस्कार हुआ करती थी, अब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। इवेंट मैनेजमेंट के जरिए शादियां होती हैं। मनोरंजन में 5% खर्च होता है। आप सोचिए, बड़े बड़े जो है, अभी जेनिफर लोपेज आई, जिसका करोड़ों रुपए का जो है केवल प्रतिदिन जो एक शो होता है, उसके करोड़ों रुपए का एक परफॉर्मेंस होता है। तो इस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस में डांस ग्रुप, इसके अलावा मेहमानों के ट्रैवल, गिफ्ट कार्ड, मेकअप, शादी से जुड़े खरीदारी, गृहस्थी की सामग्री, इन सब को मिलाकर भारत में ये सबसे बड़ा अनौपचारिक रोजगार देने वाला सेक्टर बन चुका है वेडिंग का। भारत में विशाल जनसंख्या हर साल, आप सोचिए, जिस देश में 1 करोड़ शादियां हर साल हो रही हैं, वो अपने आप में विशाल बाजार है। और इसीलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से लेकर के जो वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री, सब यहां पर आकर के कूद गई। इतना ही नहीं, इसका सांस्कृतिक महत्व, शादी भारतीय जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होती है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करता। 3 से 5 दिनों का इवेंट, कहीं मेहंदी होती है, फिर संगीत होती है, फिर हल्दी होता है, विवाह होता है, रिसेप्शन होता है, और हर चरण में अपने अपने खर्च होते हैं। परिवारों की बचत का बड़ा हिस्सा शादी पर खर्च होना। भारत में कई परिवार अपने जीवन भर की बचत शादी पर लगा देते हैं। आप सोचिए कि जब आप एक माँ बाप के तौर पर आप किसी शादी में जाते हैं और आपकी बच्चियां, जवान बच्चियां जब घर में होती हैं, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? यार, मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, मैं भी ऐसे करूंगा। तो इस तरीके से एक माँ बाप उस कर्ज के, उस एक तरह से खर्चे के भंवरजाल में फंसे रहते तब तक, जब तक उनकी बेटी का हाथ पीले नहीं हो जाते, जब तक उसका कन्यादान नहीं कर लेते। महंगी शादियों पर आमतौर पर, अब आपको एक इसका और दिलचस्प पहलू बताते हैं। महंगी शादियों पर आमतौर पर सब कुछ परफेक्ट दिखाना जरूरी होता है, वेन्यू से लेकर कपड़ों तक, खाने से लेकर एंट्री तक। लेकिन दिखावे की जगह जो रिश्ते होते हैं ना, वो समझ और संवाद पर टिकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? कुछ आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं, और हमारा मकसद आपको खबरदार करना है, आपको समझाना है। दरअसल समाज शास्त्रियों के अनुसार वैभव से भरी शादी वैवाहिक स्थिरता की गारंटी नहीं देती। गौर से सुनिएगा, जो वैभव और विलासतापूर्ण शादी होती है, वो रिश्तों की स्थिरता की गारंटी नहीं देती। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े बताते हैं, आपको और समझ में आएगा, जिसका कोई आधिकारिक आधार तो नहीं, लेकिन प्रचलित साक्ष्य और वो तमाम टेस्टिमनी बताती हैं कि जो भव्य आयोजन के बाद अक्सर दोनों परिवारों और दंपत्ति की जीवन शैली को लेकर अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। शादी के बाद जब असल जिंदगी सामने आती है, तो अपेक्षाओं और वास्तविकता टकराने लगती है। कई परिवार अपनी बचत का बड़ा हिस्सा शादी में खर्च कर देते हैं। ये आर्थिक दबाव शादी के बाद रिश्तों में खटास ला देता है। जब शादी का फोकस रिश्तों की जगह सजावट, एंट्री और फोटोशूट पर होता है, तो वैवाहिक बंधन की नींव कमजोर पड़ जाती है। महंगी शादियों की कमजोर डोर, आंकड़े बताते हैं 1 से 5 साल के भीतर टूटने वाले रिश्तों में महंगी शादियों का अनुपात सबसे अधिक है। अगर मेट्रो सिटीज की बात करें तो 70% से ज्यादा जो तलाक होते हैं वो पहले 5 साल के भीतर होते हैं। और इतना ही नहीं, उनमें सबसे बड़ा रेशियो उनका होता है
जिन्होंने बड़े लेवल पर विलासितापूर्ण तरीके से भव्य शादियों में अनाप शनाप खर्च किए होते हैं। इतना ही नहीं, परिवार पर आर्थिक बोझ होने की वजह से अलगाव की संभावना और तेज हो जाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि शादी का महंगा होना उसकी उम्र तय नहीं करता, बल्कि कई बार ऐसी शादियां रिश्तों को बोझिल बना देती हैं। इसके उलट सादगी भरी शादियां अधिक स्थिर क्यों होती हैं, वो भी आप समझिए। आज भी कई परिवार और जाने माने लोगों ने अपने बच्चों का विवाह सामूहिक सम्मेलन या फिर सरल आयोजनों में किया है। ऐसी शादियों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अपेक्षाएं बेहद कम होती हैं, तनाव बेहद कम होता है और समझ सबसे ज्यादा होती है। यहां दिखावा नहीं होता, परिवारों में प्रतिष्ठा का दबाव नहीं होता। खर्च कम होने से आर्थिक मानसिक बोझ नहीं बनता, यानी मुख्य फोकस बंधन पर रहता है, भव्यता पर नहीं। ये आंकड़े इसलिए आपको बताना जरूरी था कि दरअसल जो मां बाप या जो बच्चे ये सोच रहे हो कि उनकी शादी जितनी विलासितापूर्ण ढंग से होगी उतना ही बेहतर होगा, तो ये समझ लेना चाहिए कि दरअसल रिश्तों का विलासितापूर्ण या वैभवपूर्ण होना जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्तों में विश्वास होना और आपसी समझ होना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने ये जो काम किया है, ये अपने आप में एक मैसेज है। भले ही उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट हो, भले ही वो पब्लिसिटी के लिए उन्होंने एक काम किया हो, लेकिन ये समाज में एक मैसेज देने के लिए काफी है कि अगर हम सादगी और शुचितापूर्ण ढंग से अपने रिश्तों को सहेजने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते ज्यादा टिकाऊ भी होंगे और उन रिश्तों में ज्यादा प्यार भी होगा, क्योंकि रिश्ते पैसों की बुनियाद से टिके नहीं होते, विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को इवेंट के जरिए नहीं बल्कि आपसी समझ के जरिए मजबूत बनाइए। नमस्कार।